हेलो दोस्तों, मेरा नाम अरुण कुमार है। आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर विद अरुण कुमार में। आज मैं आपके लिए एक नई सीरीज जो लक्ष्मीकांत पॉलिटी है उसको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसमें सबसे पहले एक्ट के बारे में हम बात करते हैं जिसका नाम है रूल एक्टिंग एक्ट 1773। देखिए, ब्रिटिश शासन जब अंग्रेज़ इंडिया में आए तो अंग्रेज़ इंडिया में कब आए थे? 1600 में आए थे इन द फॉर्म ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर द ट्रेडिंग पर्पज। व्यापार करने आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में। तो यहाँ उन्होंने शासन किया और उस शासन को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि ब्रिटिश शासन दो प्रकार के थे। पहला कंपनी का शासन जो 1773 से लेकर 1858 तक चला, जो कि 1857 के रिवोल्ट तक चला। उसके बाद ताज का शासन आया जो 1858, जो रिवोल्ट हुआ 1857 को, उसके बाद से लेके 1947 तक, जब तक आज़ादी हुई मिली भारत में, तब तक ये चला। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी के शासन में कौन कौन से एक्ट आए जो भारत में लागू हुए। जैसे कंपनी का शासन 1773 और से 1858 में के बीच में चला। जो पहला एक्ट था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद 1781 का संशोधन अधिनियम आया। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की आया। फिर उसके बाद 1886 का एक्ट आया। फिर चार्टर एक्ट्स आए। तो चार्टर एक्ट में हम चार चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। जो 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट और 1833 का, और सबसे लास्ट चार्टर एक्ट था जो 1853 में आया। उसके बाद हम देखते हैं ताज के शासन। और ये कब से कब तक चला? ये 1858 से लेकर 1947 तक चला, आज़ादी तक। जिसमें हम सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं भारत शासन अधिनियम, हम 1858 होना चाहिए यहाँ पे, 18 न कि 1758, 1858। उसके बाद भारत परिषद नियम, द इंडियन काउंसिल एक्ट, जो 3 इंडियन काउंसिल एक्ट पास हुए, जो 1861, 1892 और 1909 का। फिर उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया। और जो सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट था, जो एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। उसके बाद इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जिसको बोला जाता है हिंदी में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो चलिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कंपनी का शासन। जो सबसे पहले एक्ट कंपनी ने बनाया था वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला है अति संवैधानिक महत्व। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है अति संवैधानिक महत्व। इस नियम का अति संवैधानिक महत्व था क्योंकि सबसे पहला वो पहला कदम उठाया ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश इंडिया ने, या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम। तो फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहाँ जो कंपनी थी भारत में, उसको नियमित और नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने जो सबसे पहला कदम उठाया, या आप कह सकते हैं जो सबसे पहला स्टेप लिया यहाँ के नियमित और कंपनी को नियमित और नियंत्रित करने के लिए, वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। अच्छा, पहली बार इन्होंने क्या किया? प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। कंपनी के जो प्रशासनिक और राजनीतिक मामले थे, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं, पहले ये कंपनी जब इंडिया में आई थी तो ये कमर्शियल पर्पज़ के लिए आई थी, सिर्फ व्यापारिक मामले ये देखती थी। बट बाद में 1773 के एक्ट पास करने के बाद इसका एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल पावर भी मिल गई, और जो भी कार्य होते थे वो एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल फंक्शन दोनों वो कार्य करने लगे। उसमें केंद्रीय प्रशासन, सेंट्रल गवर्नमेंट, इनका लेट फाउंडेशन हुआ। कहने का मतलब भारत में केंद्रीय प्रशासन की नीति, मतलब सेंट्रलाइज गवर्नमेंट, एक पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी जो पूरे इंडिया को कंट्रोल करती थी। तो इस प्रकार का है। तो ये 3 चीज़ें थी जो पहला कदम, पहली बार, और केंद्रीय प्रशासन, इसलिए ये रेगुलेटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब उसकी हम विशेषताएं देखते हैं कि क्या क्या विशेषताएं थी और क्या क्या फीचर्स थे जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में थे। तो सबसे पहले क्या किया इन्होंने, ये बंगाल अलग गवर्नर जनरल। कहने का मतलब ये है कि बंगाल पहले प्रेसिडेंसियाँ अलग अलग थी। जैसे बंगाल की प्रेसिडेंसी, मद्रास की प्रेसिडेंसी और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी, तो सभी के गवर्नर भी अलग अलग थे। तो इन्होंने क्या किया, अब सबसे पहले बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। क्या बनाया? गवर्नर जनरल। और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया।
तो 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल इसमें इंक्लूड करी जो उसकी हेल्प करती थी। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड वारेन हेस्टी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद सेकंड क्या था, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। अब देखिए जैसे जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी अलग अलग थी, उसके गवर्नर अलग अलग थे। जब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया तो वो जो 2 प्रेसिडेंसियाँ थी बॉम्बे और मद्रास, उन दोनों को सबॉर्डिनेट कर दिया बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया उन दोनों प्रेसिडेंसी को। थर्ड क्या किया इन्होंने, एक सुप्रीम कोर्ट बनाया कलकत्ता में 1774 में, उन्होंने उच्चतम न्यायालय की स्थापना करी। और इसमें एक चीफ जस्टिस, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 ही अदर जज, तीन न्यायाधीशों को और 3 अलग और दूसरे न्यायाधीशों को अपॉइंट किया गया इसमें। और इस चौथा पॉइंट देखते हैं इस फीचर्स में क्या है कि इन्होंने कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने पर प्रतिबंध कर दिया। कहने का मतलब यह कंपनी पहले जब आई थी 16वीं शताब्दी में, और जब 1773 के भी लगभग 150 साल से ज़्यादा यहाँ पे शासन किया, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा करप्शन हो गया था। कंपनी के जो कर्मचारी थे वो अपना खुद का प्राइवेट ट्रेड करना स्टार्ट कर दिए थे, जिससे कि कंपनी को बहुत लॉस होता था। वो अपनी ही कमाई कर रहे थे, कंपनी को वापस में रिटर्न बैक कुछ नहीं दे रहे थे। उसके बाद यहाँ वो भारतीयों से गिफ्ट और रिश्वत भी लेते थे। तो उन सब चीज़ों पे इस एक्ट के द्वारा उन पे प्रतिबंध लगाया गया, बैन किया गया। अब फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, इन्होंने जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था इस एक्ट में कि एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया, गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी। कहने का मतलब हर एक कंपनी में जैसे आप जानते हैं कि कुछ गवर्निंग बॉडी होती है, कुछ मैनेजमेंट होता है जो उस कंपनी को कंट्रोल या रेगुलेट करता है। उसी प्रकार कंपनी में भी एक गवर्निंग बॉडी बनाई गई जो इस अधिनियम के द्वारा बनाया गया, जिसको हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। इसके माध्यम से क्या किया गया, नियंत्रण कंपनी पर बहुत ज़्यादा सशक्त किया गया, मतलब बहुत ज़्यादा उसके कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल और रेगुलेट किया गया। अच्छा, इसका जो मेन पर्पज़ ऑब्जेक्टिव बनाने का ये था कि इसे भारत में राज्यों से नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। कहने का मतलब ये है कि जो रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स से कंपनी को वो पूरे ऑल जो सिविल इन सब तीनों चीज़ों की रिपोर्टिंग जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को करनी पड़ती थी। किसके, और ये कौन करता था, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करते थे जो कंपनी के थे। तो ये इस प्रकार ये रेगुलेटिंग एक्ट खत्म होता है। और इसी रेगुलेटिंग में हम अगर डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं या आप मेन आंसर राइटिंग करते हैं अगर उसमें कुछ पॉइंट आते हैं तो हम हेडिंग को वो प्रेफरेंस देते हैं, और हेडिंग को दिमाग में रख के हम उसके आंसर को लिख सकते हैं। तो जैसे पहला क्या था कि अति संवैधानिक महत्व का वाई द इट इज़ द ग्रेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस फॉर द पॉलिटी। दूसरा फॉर द कंपनी ऑल्सो। एंड दूसरा है पहला कदम क्या था, पहली बार क्या हुआ, केंद्रीय प्रशासन, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या हुआ, और विशेषता मतलब फीचर्स क्या कहते हैं, जैसे कि गवर्नर जनरल और बंगाल के गवर्नर जनरल को बनाया गया, फिर गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, मतलब सबऑर्डिनेट कर दिया गया मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी। उसके बाद देन उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता को इस्टेब्लिश किया गया। फिर प्रतिबंधित प्रोहिबिटेड कर दिया गया सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी को कि इंगेजिंग इन प्राइवेट ट्रेड हो। उसके बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से एक इस्टेब्लिश किया गया फॉर एम्पावरमेंट और स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी की, और ये दैट रिपोर्ट करते हैं ऑल द सिविल मिलिट्री एंड द रेवेन्यू अफेयर्स टू द कंपनी ऑफ द कंपनी टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इस प्रकार हम ये सब देखते हैं, ये रेगुलेटिंग ख़त्म होता है। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर इसको शेयर करिए। ओके, चलिए दोस्तों, आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।